हाय एवरीवन। इस वीडियो से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री के लिए, जो कि ओरिएंटेड रहेगी केवीएस पीजीटी और एचपीएससी के लिए। तो हम पहले क्लास 12th को कवर करेंगे। इसमें हम सबसे पहले ऑर्गेनिक पढ़ने वाले हैं, फिर फिज़िकल अलग से, और फिर एक प्लेलिस्ट बनाऊंगी मैं इनऑर्गेनिक के लिए। तो केवीएस के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो अभी हटा दिए गए हैं, जो सिलेबस में नहीं है, खासकर फिज़िकल केमिस्ट्री के, जैसे सॉलिड स्टेट वगैरह, गैसियस स्टेट है। ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। इस पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, जो कि केवी से टॉपिक हटा दिए गए हैं, वो हमें नहीं पढ़ने हैं। बाकी सब मैं केवी से ओरिएंटेड ही बना रही हूँ, तो जो जो पढ़ा रही हूँ वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो हम एनसीईआरटी ऐसे पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक पैराग्राफ में जो मेन मेन पॉइंट्स हैं उनको मैं हाईलाइट करके आपको बता दूंगी, और ऐसे पढ़ेंगे। क्योंकि केवीएस सीबीएसई कंडक्ट करा रहा है, तो वो ज़्यादातर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही देते हैं, और जो उन्होंने जो सिलेबस बताया है उससे बाहर ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो टू द पॉइंट क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो हम एनसीईआरटी भी कवर कर लेंगे, तो हमारा ये लगा लो 80 to 85% 11th-12th से ही कवर हो जाएगा। बाकी कुछ 10% और 5% हम कह सकते हैं कि ग्रेजुएशन, और इसमें पीजी उसका पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस आ जाता है। तो आज हम 10th यूनिट करने वाले हैं ऑर्गेनिक की, हेलो एल्किन्स और हेलो एरिन्स। तो जैसे दोस्तों नाम से पता चलता है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स मतलब नॉर्मल एल्केन्स में हेलोजन का एडिशन होना। हेलो मतलब हेलोजन ग्रुप से हेलो लिया गया है। तो नॉर्मल एल्केन्स में और एरिन्स में उनका आना, कैसे आना, कैसे कौन कौन सी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उस पर प्ले करते हैं, और कौन कौन सी प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज हैं जिनसे वो बनते हैं। तो ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती हैं। उससे पहले कुछ हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे हेलो एल्किन्स और हेलो एरिन्स के बारे में। तो शुरू करते हैं हम फर्स्ट पैराग्राफ में। तो फर्स्ट पैराग्राफ में बस यही बता रहे हैं कि कैसे नॉर्मल जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको हम सब्स्टिट्यूट करके हेलोजन आइटम को ऐड करके और फॉर्मेशन करते हैं अल्काइल हैलाइड वगैरह की, देखो ये इसमें लिखा है। तो मतलब नॉर्मल जो हमारे पास एक C2H6 हाइड्रोकार्बन है, उसको अगर उसके एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके हम किसी हेलोजन को लगा देते हैं तो ये अल्काइल हैलाइड बन जाएंगे। अगर ऐसे ही काम हम एरिन्स के साथ करते हैं तो वो क्या बन जाएंगे, हेलो एरिन्स बन जाएंगे। एरिन्स मतलब जो जनरली बेंजीन रिंग वगैरह या जो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम एरिन्स बोलते हैं। तो उनके हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके जब हम हेलोजन लगाएंगे तो उनको बोलेंगे हम हेलो एरिन्स। और जो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें हेलोजन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उनको हम बोलेंगे हेलो एल्केन्स। तो फर्स्ट पैराग्राफ में थोड़ा सा यही था। नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हुए हैं। एग्जाम्पल भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि कई बार क्या है डायरेक्ट एक वन लाइनर आ जाते हैं इसमें से, तो उनको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ। जैसे कि सॉरी, यहाँ पे लिखा गया है कि हेलो एरिन्स और हेलो एल्केन्स कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड जिनकी नेचुरल वर्ल्ड में काफ़ी, तो जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, जैसे कि क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स बनती है, जिसमें एग्जांपल है क्लोरोमिनिफिकोल, क्लोरोएमिफेनिकोल। ठीक है, ये क्या है, ड्रग है। दूसरा है और बॉडी प्रोड्यूस आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन थायरोक्सिन। आयोडीन भी क्या है, एक हेलोजन है। ये क्या हो गए, नेचुरल प्रोडक्ट्स हो गए जो कि मिले हैं हमारी बॉडी से। तो थायरोक्सिन की कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है, गोइटर। ठीक है, उसके बाद एक सिंथेटिक हेलोजन कंपाउंड भी आ गया है जो कि मैनमेड है, वो है क्लोरोक्विन। ये काफ़ी सुना होगा हमने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। क्लोरोक्विन जो कि मलेरिया ट्रीटमेंट में काफ़ी हेल्पफुल होती है। ये इस उसके बाद है एक, देखो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ थोड़ा, इसको रिमूव करके। यहाँ पे लिखा है हेलोथिन, ये है। तो ये 4-5 नाम है यहाँ पे। कई बार डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें से, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हेलोथिन क्या है, एक एनेस्थेटिक है जो कि ड्यूरिंग सर्जरी हम यूज़ करते हैं। तो कौन कौन से इसमें नाम आए हैं, एक तो हेलोथिन, दूसरा है हमारा क्लोरोक्विन और थायरेक्सिन और क्लोरोफेनिकोल से। तो 4 नाम दिए गए हैं
बाकी कुछ याद नहीं रहता तो इन नामों को तो हम याद कर ही सकते हैं। ये क्या है, हमारे हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं। ठीक है, उसके बाद दिया गया है कि हम हैलोजन को हेलो एरिन्स को उनको क्लासीफाई कैसे करते हैं। ठीक है, सेकंड टॉपिक है हमारा इनकी क्लासिफिकेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, कितने नंबर ऑफ हैलोजन एटम लगे हैं इस बेस पे हम इसको क्लासीफाई करेंगे। जस्ट फर्स्ट एग्जांपल है कि एक हाइड्रोजन के हटा के हमने एक हैलोजन सब्सटीट्यूट किया तो इसको हम बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। दो किए तो डाई हेलो एल्केन्स और ये ट्राई हेलो एल्केन्स। अगर ऐसे ही काम हम एरिन्स में करते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, मोनो हेलो एरिन्स, डाई हेलो एरिन्स और ट्राई हेलो एरिन्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन थी। सेकंड है कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3। sp3 कार्बन के साथ कोई हेलोजन सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है तो उसको क्या हम बोलेंगे, अल्काइल हैलाइड हम बोलेंगे। उसका हम अल्काइल हैलाइड बोलेंगे या हेलो एल्केन्स बोलेंगे। देखो जैसे इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे फिर फर्दर, प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शरी है। अगर कार्बन है तो sp3 लेकिन वो लगा कैसे है, तो मतलब अगर सिर्फ एक आर उसके साथ जुड़ा है तो उसको हम प्राइमरी बोलेंगे, दो आर हैं तो सेकेंडरी और टर्शरी। आर यहाँ पे क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। उसके बाद है एलाइलिक है या फिर बेंजाइलिक हैलाइड्स। तो हमने नॉर्मली दो तरह की क्लासिफिकेशन पढ़ ली। एक तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, डाई सब्स्टिट्यूटेड है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, तो उसके बेसिस पे हो गया। दूसरा हमने पढ़ा है कि कार्बन कंटेनिंग चेन कितनी है, इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब नेक्स्ट है एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। इसमें देखो जिससे हेलोजन जुड़ा है ना वो है तो sp3 कार्बन ही, देखो ये है तो sp3 कार्बन ही, लेकिन उसमें एक एडिशनल जो है वो ये है कि उससे जो नेक्स्ट कार्बन है उस पर हमें एक डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। देखो जैसे इस पर हेलोजन ऐड है तो इससे नेक्स्ट वाले पे क्या है, डबल बॉन्ड है, ऐसे ही इस पर क्या है, डबल बॉन्ड है। तो ये क्या हो जाएंगे, एलाइलिक हैलाइड हो जाएंगे। अगर ऐसा बेंजीन रिंग में है कि बेंजीन रिंग के बाहर कोई चेन है और उसके साथ sp3 कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है तो वो क्या हो जाएंगे, बेंजाइलिक हैलाइड हो जाएंगे। तो एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड में ये डिफरेंस है। एक और तीसरे टाइप का होता है विनाइलिक हैलाइड्स। तो एलाइलिक और विनाइलिक में थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, तो मैं एक क्लियर कर दूं कि अगर sp2 कार्बन से अगर हमारा हेलोजन जुड़ा है तो वो हो जाएगा विनाइलिक। ठीक है, और sp3 से जुड़ा है तो वो हो जाएगा एलाइलिक। ठीक है, हम sp3 अनसेचुरेटेड होते हैं उसका अच्छा मानते हैं और a भी पहले आता है तो हम उससे थोड़ा याद रख सकते हैं कि a पहले आता है और ये sp3 है, तो ये क्या हो जाएगा, एलाइलिक और फिर विनाइलिक। ये मेरा तरीका था याद रखने का, आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगर हेलोजन से डायरेक्ट मतलब हेलोजन डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच्ड है तो अराइल हैलाइड्स। तो देखो ये चार तरह का थोड़ा याद रखना कि अगर sp3 है तो दो तरह से हो गया है, एलाइलिक और बेंजाइलिक। ठीक है, बेंजीन रिंग के बाहर कुछ अटैच्ड है, ये ऐसे sp3 कार्बन से तो वो हो जाएगा बेंजाइलिक, और ऐसे नॉर्मल अटैच्ड है तो एलाइलिक। लेकिन अगर जब sp2 से अटैच्ड है तो फिर से दो टाइप का होगा, विनाइलिक और अराइल। तो ये ऐसा हो जाएगा। तो कन्फ्यूजन एलाइलिक और विनाइलिक में रहती है, तो ये थोड़ा सा क्लियर कर लेना। ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं ये हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद है नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, नेमिंग कैसे करनी है। तो देखो इसमें हम जो हेलोजन होते हैं उसको जनरली ब्रोमो, क्लोरो, आइडो और तीसरा कौन सा बच गया, फ्लोरो, ऐसे चारों ऐसे हम यूज़ करते हैं, एज ए सफिक्स यूज़ करते हैं, मतलब पहले हम उस चीज़ को यूज़ करेंगे। ये देखो एग्जांपल से मैं बताती हूँ आप लोगों को। जैसे ये देखो ब्रोमो, क्लोरो, तो ये सफिक्स मतलब पहले आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप जनरली आगे आ जाता है ऐसे। तो ये देखो नॉर्मल इनका कॉमन नेम तो है एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल। ऐसे ही हमने नोमेनक्लेचर 11th क्लास में पढ़ी है कि एन नॉर्मल होगा तो एन प्रोपाइल, अगर एक सब्स्टिट्यूशन होगा सेकंड पे तो आइसो, फिर ऐसे ही आइसोब्यूटाइल या नियो बन जाता है। उसके बाद तो आयुपेक नेम कैसे हो जाएगा, जैसे कि 3 कार्बन है तो प्रोपेन बन रहा है और इसमें एक ब्रोमीन है तो 1 ब्रोमोप्रोपेन। अगर वो सब्स्टिट्यूशन सेकेंड कार्बन पे होता है तो 2 क्लोरोप्रोपेन। तो ऐसे हम करते हैं। इसमें देखो जैसे कि फर्स्ट पहले तो कार्बन को प्रायोरिटी, सॉरी क्लोरीन को ही प्रायोरिटी देंगे हम इसमें, तो हो जाए 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपीन। ठीक है, ऐसे ही इसमें देख लेना।
तो नोमेनक्लेचर तो काफ़ी इजी टॉपिक है, तो हम इसको कर लेंगे। यहाँ पे भी देखो ये जो टेबल दिया गया है इसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं हम थोड़ा थोड़ा। कॉमन नेम है और आयुर्वेदिक नेम। तो कॉमन नेम तो जनरली इतना क्वेश्चन में नहीं पूछते, आयुर्वेदिक नेम भी काफ़ी नहीं पूछते, काफ़ी टफ या काफ़ी थोड़ा बड़ा सा कोई कंपाउंड होगा तो ही बेशक से, तो वो भी स्टीरियो केमिस्ट्री जेड और आर मिला के वाला क्वेश्चन दे देते हैं आजकल। बट फिर भी हमें बेसिकली बेस ही नहीं पता होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, तो ये ऐसा है थोड़ा सा। तो देखो सबसे पहले तो हमने इसमें यही देखा है कि हम हर जगह क्या है, हेलोजेंस को प्रायोरिटी दे रखी है। सबसे पहले तो वही ऐड होंगे कि फर्स्ट कार्बन पे है कि सेकंड कार्बन पे है या टर्शरी कार्बन पे है, तो ऐसे देख के हमें उनको नंबरिंग कर देनी है और बाकी बच्चे कंपाउंड को लिख देना है। तो ये था इसका नोमेनक्लेचर। ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, कई बार डायरेक्ट एग्जाम्पल भी उठा कर दे देते हैं पेपर में, तो ये देख लेना। इसमें मैं फर्स्ट एग्जाम्पल तो नहीं करा रही, ये एग्जाम्पल देखो, ये थोड़े से ट्रिकी एग्जाम्पल है, मतलब लेवल थोड़ा सा हाई है नॉर्मल से। तो ये देख लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये दिया गया है तो इसमें देखो पहले तो कार्बन काउंट करते हैं हम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड ये फिफ्थ, 5 कार्बन है। तो हम शुरू कहाँ से करेंगे, ये यहाँ पे ब्रोमीन लगा है तो इधर से शुरू करते हैं, सेकंड पे ब्रोमीन आ रहा है, ठीक है, और इधर से शुरू करें तो 4th नंबर पे। लेकिन हमें आयुर्वेदिक नेम से प्रायोरिटी किसको देनी है, पहले डबल बॉन्ड को देनी है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे नेमिंग अपनी, फर्स्ट सेकंड कार्बन थर्ड कार्बन फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन। तो 4th कार्बन पे क्या है, ब्रोमीन लगा हुआ है, तो देखो इसका आंसर ये है, जैसे कि 4 ब्रोमो, और फिर पेंट सेकंड पे क्या है, इन है, तो 2 इन, इसका ये नाम हो गया। सेकंड हम एग्जांपल देखते हैं, ये देखो इस पर फिर से हाइड्रोजन हम फिर से कार्बन हम काउंट करते हैं। तो अब की बार काउंट कहाँ से शुरू करेंगे हम, यहाँ से, फर्स्ट कार्बन सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो 4 ही कार्बन हुए। तो ये क्या होगा, बुट बन गया यहाँ पे देख रहे हैं, और फर्स्ट पे सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पे, तो 1 इन, ये तो हो गया यहाँ से। और ब्रोमो कितने पे, थर्ड पे, तो 3 ब्रोमो, सेकंड पे क्या है मिथाइल, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल बिट 1 इन, ठीक है। तो ऐसे ही सारे सिमिलर एग्जाम्पल हैं, एक बार गो थ्रू कर लेना। कई बस सीधा क्वेश्चन उठ के आ जाता है, ये एक्सरसाइज दे रखे, एक बार ये कर लेना, ठीक है। तो अब है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, नेचर कैसा होगा कार्बन और हेलोजन का। तो हमें पता है हेलोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं नेचर में, ये देखो। तो ओबियसली वो कौन सा चार्ज कैरी करेंगे, मतलब नेगेटिव चार्ज कैरी करेंगे। और इसके नेगेटिव नेचर के कारण जो कार्बन पे है तो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि कंप्लीट ही इसमें ऐसा आयनिक वाला नेचर आ जाता है, लेकिन पार्शियल कैरेक्टर इसमें हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इसमें पार्शियल नेगेटिव नेचर आ जाता है। तो इसका ये नेचर रहता है कार्बन और इसके हेलोजन बॉन्ड का। देखो एक इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है इस वाले पैराग्राफ में कि जैसे जैसे हम एज वी गो डाउन ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं ग्रुप में तो क्या है, हेलोजन का साइज इंक्रीज हो जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि नीचे नीचे साइज बढ़ता जाता है हेलोजन का, और साइज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे ही क्या है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी। तो कार्बन तो सेम है तो साइज बढ़ता जा रहा है, आयोडीन का, ब्रोमीन का, क्लोरीन का, और ये यहाँ पे फ्लोरीन। तो जैसे जैसे जाएंगे तो इनका साइज बढ़ेगा, तो उतनी ही साइज बढ़ेगा, तो इन दोनों में क्या है, दूरियाँ आएंगी। तो मतलब नीचे जाएंगे वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ भी क्या बढ़ती जाएगी, और बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी तो ऑब्वियसली बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। मैं एक रिलेशन बता दूँ, यहाँ पे थोड़ा स्पेस है कि बॉन्ड लेंथ है जो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ की, ठीक है। ज़्यादा बॉन्ड लेंथ है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, और छोटा बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ से हमारा मतलब है कि एनर्जी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, अगर बॉन्ड लेंथ छोटी है। अगर बॉन्ड लेंथ बड़ी है तो हम उसको और आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। हम ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे पास कोई एक लंबी लकड़ी है और वो पतली है तो उसको हम आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन वही लकड़ी अगर छोटी होगी तो उसको तोड़ना हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है कंपेरेबली, और वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो इसे हम थोड़ा सा याद रख सकते हैं। देखो ये चार्ट भी दे रखा है, वैल्यूज़ तो नहीं आती इतने जनरली, अगर आप फिर भी वैल्यूज़ याद रखना चाहते हो तो रख सकते हैं, लेकिन वैल्यूज से ज़्यादा है इम्पोर्टेंट का कंपेरिजन। तो ये देखो बॉन्ड लेंथ कितनी है,
CH3F की बॉन्ड लेंथ 139 है, फिर बढ़ती जा रही और कार्बन आयोडीन की 214 के करीब चली जाएगी, तो ऑलमोस्ट डबल हो जाती है इसमें। ऐसे ही देखो बॉन्ड एंथैल्पी, मतलब उसको ब्रेक, अगर बॉन्ड लेंथ कम थी तो उसको बॉन्ड ब्रेक करने के लिए बॉन्ड एंथैल्पी क्या थी, ज़्यादा थी, फिर धीरे धीरे बॉन्ड एंथैल्पी कम होती जा रही है। तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप है एक दूसरे का। और यह है डाइपोल मूवमेंट। जैसे क्लोरीन और फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मतलब इस पर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है और इस पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, मतलब आयनिक सा कैरेक्टर बन रहा है। तो ये डाइपोल मूवमेंट इसमें ज़्यादा है, जबकि हम नीचे नीचे जाते हैं, साइज़ बढ़ने के कारण इनकी पोलैरिटी भी कम हो जाती है और डाइपोल मूवमेंट में भी कमी आ जाती है। तो ऐसे ऑर्डर वाले, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग वाले ऑर्डर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्लियरली देखें तो हमें 4 तरह के ऑर्डर पता चल रहे हैं। फर्स्ट में तो साइज़ का पता चल रहा है कि नीचे नीचे जा रहे हैं तो साइज़ बड़ा होता जाता है। इसमें बॉन्ड लेंथ का, कि नीचे नीचे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी और बॉन्ड एंथैल्पी कम हो जाएगी। और यह है डाइपोल मूवमेंट का एक कंपैरिजन, जिसमें फर्स्ट में डाइपोल मूवमेंट सबसे ज़्यादा है, नीचे जाते जाते हम इसका डाइपोल मूवमेंट कम हो जाता है। तो आज हम इसमें बेसिक बातें ही पढ़ेंगे आज की वीडियो में। नेक्स्ट हम इसकी प्रिपरेशन और फिर प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उनको पढ़ के इनके एप्लीकेशन वगैरह देख के इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। 3 वीडियो में एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, हमें टाइम लगेगा प्रिपरेशन में और प्रॉपर्टीज़ में, क्योंकि उसमें नेम रिएक्शंस आएंगी, तो वो भी थोड़ा उनका मैकेनिज्म भी हम थोड़ा समझेंगे पीछे से। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी, कंसेप्ट क्लियर होंगे। NCERT काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लाइन टू लाइन हम पढ़ते हैं तो चीज़ें ज़्यादा समझ आती हैं और उनका दिमाग में रिटेन होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।